रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 2। ऋषभ ने जब काशवी को धक्का दिया तो दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। काशवी ने जब अपना सर उठाकर देखा तो आदित्य ने उसे पकड़ा हुआ था। काशवी के हाथों की मेहंदी जो कुछ सूख गई थी, लेकिन फिर भी वह जाकर आदित्य के कपड़ों पर लग गई, क्योंकि मेहंदी पूरी तरीके से नहीं सूखी थी। आदित्य ने काशवी से पूछा, तुम ठीक तो हो? फिर उसने ऋषभ से कहा, ये क्या बदतमीजी है। ममता जी और केशव जी अभी भी एक तरफ खड़े होकर सब देख रहे थे। उन दोनों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है। अचानक से इतना सब जो हो गया था। ऋषभ ने कहा, आप मुझसे पूछ कह रहे क्या बदतमीजी है, बल्कि बदतमीजी तो इस लड़की ने की है मेरे साथ धोखा करके। शादी किसी और से होने वाली है और करीब, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आदित्य ने उससे कहा, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। ऋषभ ने कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। ये लड़की मुझे धोखा दे रही थी, शादी मेरे साथ करने वाली थी और करीब किसी और के थी। काशवी ने जब ऋषभ के मुंह से वो शब्द सुने तो उसे धक्का सा लगा और उसकी आंखें बंद हो गई, जिनसे झरझर आंसू बहने लगे। ये तुम्हें धोखा नहीं दे रही है? अरे इसके कहने पर तो मैंने तुम्हें प्रमोशन दिया है, वरना तो मैं तुम्हें पहले कंपनी से निकाल रहा था। ये तो तुम भी जानते हो। तब तक में ऋषभ ने कहा, लेकिन आपने तो मुझे कंपनी में प्रमोशन इसलिए दिया था कि मैं आपके भाई, इसके आगे कुछ नहीं बोला। एक बात बताइए, मंगनी वाले दिन आप जिस तरीके से काशवी को देख रहे थे, मुझे तो उसी दिन आपकी नज़र काशवी को लेकर कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और काशवी भी बार बार आपको ही देख रही थी। ऐसे तो दो लोग एक दूसरे को तभी देखते हैं जब उनके मन में कुछ होता है। काशवी ने कहा, ऋषभ जी आप गलत समझ रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। ऋषभ ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, झूठी हो तुम। मैं तुम जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। काशवी ने कहा, मुझ जैसी लड़की? मुझ जैसी लड़की से आपका क्या मतलब है? यही धोखेबाज, मक्कार और पैसों के पीछे भागने वाली। इसलिए तो एक अमीर इंसान को फंसाया है ना पैसों के लिए। तुमने सोचा होगा जब ये इंसान तुम्हारे कहने पर मुझे प्रमोशन दे सकता है तो तुम्हारे लिए और क्या क्या नहीं कर सकता। क्यों आदित्य सर, मैं सही कह रहा हूं ना? आदित्य अभी भी खड़ा होकर बस तमाशा देख रहा था। आदित्य ने कहा, ऋषभ तुम जो सोच रहे हो और जो कर रहे हो बहुत गलत है। उसने कहा, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। क्या आप काशवी को पसंद नहीं करते? बोलिए। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ ने फिर से कहा, बोलिए आदित्य सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप इस धोखेबाज लड़की को पसंद नहीं करते? तभी तो आपने मुझे प्रमोशन दिया। आशी ने मुझे बताया था कि आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते, तो फिर उस दिन एंगेजमेंट में कैसे आ गए थे? और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? इन सब का क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है ना कि आप काशवी को पसंद करते हैं। आदित्य ने कहा, हाँ ये सच है, मैं काशवी को पसंद करता हूँ। लेकिन काशवी मुझे पसंद नहीं करती, मैं ये भी जानता हूँ। मैंने तो अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। अगर मुझसे प्यार करती है तो ये तस्वीरें और वो जो बार बार आपको एंगेजमेंट वाले दिन देख रही थी। आदित्य ने कहा, ये सिर्फ गलतफहमी है। उस दिन लिफ्ट में काशवी थी और मैं अचानक ही उसके पीछे पहुंच गया। और यह काशवी के कमरे वाली फोटो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसका आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था जवाब न देने का असर क्या होगा। काशवी में सबसे कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि वह समझ गई थी ऋषभ से कुछ भी कहना अब इसका कोई फायदा नहीं। ऋषभ ने ममता और कैलाश जी से कहा, सुन लिया आपने, इनके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपकी बेटी कैसी है। मैं यह शादी नहीं करने वाला। ममता जी और कैलाश जी ने कहा, ऋषभ बेटा, तुम्हारी कल का काशवी के साथ शादी है, हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसे मत करो, हम जानते हैं तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। ऋषभ ने कहा, यह कोई गलतफहमी नहीं है। पूछिए अपनी बेटी से, आधी रात में एक गैर मर्द उसके कमरे में क्या कर रहा था? कैलाश जी ने काशवी से पूछा, काशवी बेटे बताओ, इस फोटो का क्या मतलब है? काशवी ने कहना चाहा, वो। आदित्य ने कहा, हाँ ये सच है कि मैं आया था, लेकिन मैं सिर्फ काशवी को देखने आया था। कि वो कैसी है? मैं मानता हूं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं ना, इसलिए मैंने उसकी पिक ली थी। ऋषभ ने कहा, इसका मतलब आप किसी के भी कमरे में रात में आ जाएंगे? ऐसा तो तभी हो सकता है जब सामने वाले जानता हो कि किसी लड़की के कमरे में जाने से वो लड़की एतराज नहीं करेगी। फिर ऋषभ ने काशवी से कहा, अगर तुम्हें इन्हें पसंद नहीं करती तो ये तुम्हारे कमरे क्यों आए थे और तुम चिल्लाई क्यों नहीं? तुमने अपने माँ बाप को जगाया क्यों नहीं? काशवी ने उसको कहा, मैं आपको ये बात बताना जरूरी नहीं समझती। और क्यों बताऊं मैं आपको, जब सब कुछ आपको खुद ही समझ लेना है।
आदित्य ने कहा, ऋषभ मेरा यकीन करो, काशवी भी सिर्फ तुम्हें पसंद करती है। ऋषभ ने कहा, लेकिन अब मैं इसको पसंद नहीं करता। पसंद तो क्या, ये किसी की नापसंद के भी लायक नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ। काशवी के पापा ने काशवी से कहा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काशवी। कल तुम्हारी शादी है, लेकिन अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे कि लड़का क्यों एक दिन पहले शादी से मना करके चला गया। काशवी ने अपने पापा से कुछ कहना चाहा, लेकिन कैलाश जी ने उसकी बात नहीं सुनी। कैलाश जी ने आदित्य से कहा, अब इतना सब हो गया है तो कृपया मेरी एक और बात मान जाए। इस लड़की को मेरी नजरों के सामने से ले जाए आज के आज, इससे शादी करके। एक लड़की अपनी माँ बाप के घर से तभी जाती है जब उसकी शादी होकर विदाई होती है, और इस लड़की की आज ही विदाई होगी, लेकिन उसके बाद से ये दोबारा कभी इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। कैलाश जी ने ममता जी से कहा, ममता जी जाए और शादी की तैयारियां कीजिए, हमें इस लड़की को आज ही विदा करना है, वरना पता नहीं आगे हमें और क्या सुनने को मिलेगा जो शायद हम सुन भी ना पाए। जाइए, इसको तैयार कीजिए। काशवी ने मना करना चाहा, लेकिन आदित्य ने अपनी बंदूक कैलाश जी की तरफ कर दी, जिससे काशवी घबरा गई और वो आगे कुछ कहने से रुक गई। मुझे इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना, आज की आज ही इसकी शादी कराओ और इसे भेजो यहाँ से, उसके बाद में कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ममता जी ने भी कुछ नहीं कहा। काशवी वही बदहवास सी खड़ी रही। आदित्य उसके पास गया और उसके चेहरे के पास जाकर कहे, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, और तुम्हारे पापा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में देंगे। ठीक अब वही होने जा रहा है। तुम्हारे पापा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दे रहे हैं। अब हमारी शादी है, मेहंदी तो हो गई, कुछ देर बाद हमारी हल्दी है। मुझे पता है सब बहुत जल्दी में हो रहा है ना, तुम फिक्र मत करो, फिर शादी है और उसके बाद हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी, मेरे घर में रहोगी मेरे साथ। काशवी कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसके ऊपर जो इस समय बीत रही थी वो सिर्फ वही जानती थी। आदित्य की नजर अब काशवी के हाथों में पड़ी। उसने काशवी के हाथों में ऋषभ का नाम देखा। उसने काशवी के हाथों को कस के पकड़ लिया, जिससे उसके हाथों में दर्द भी हुआ। आदित्य ने कहा, मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी तो तुमने अपने हाथों में उस ऋषभ का नाम क्यों लिखवाया है। इतना कहकर आदित्य ने उसके हाथों से ऋषभ का नाम मिटा दिया। उसने पास से ही मेहंदी की कोन उठाई और काशवी के हाथों में अपना नाम लिख दिया। काशवी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं। उसने उस नाम को मिटाना चाहा, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। काशवी झटपटाती रही, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ 10 मिनट तक यूं ही पकड़ा था, जब तक कि मेहंदी सूख नहीं गई। उसने कहा, जाओ अब तैयार हो जाके, आज हमारी शादी है। ममता जी और दिया कुछ देर बाद काशवी को तैयार करके नीचे लाती है। ये सारा तमाशा जो भी हुआ था वो घर के पीछे वाले हॉल में हुआ था, इसीलिए ये बात वहां आए लोगों को पता नहीं चली थी। काशवी के पापा ने सबको कहा कि आज काशवी की शादी है, लेकिन किसी और के साथ किसी कारणवश ऋषभ की शादी काशवी से नहीं हो सकती। इसीलिए आप सब कृपया कर घर ना जाए, कुछ देर और रुक जाए, शादी संपन्न होने के बाद ही जाए। इसीलिए सब अभी तक रुके हुए थे। दिया को अभी तक कोई बात पता नहीं थी, लेकिन उसको जैसा करने के लिए कहा गया था वो वैसे ही कर रही थी। उसने काशवी की मदद करने के लिए उससे पूछा भी, लेकिन काशवी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए दिया भी और कुछ ना कर सके अपनी दोस्त के लिए। आदित्य जो पहले से ही मंडप में बैठा हुआ था, काशवी को उसके बगल में बैठा दिया जाता है। आदित्य ने काशवी को जब देखा तो उसने लाल कलर का लहंगा पहना था, जिसमें लाल कलर का ही दुपट्टा था। वो गहनों से ऊपर से लेकर नीचे तक सजी हुई थी। आदित्य ने काशवी को एक नजर देखा और फिर पंडित जी के कहे मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद आदित्य और काशवी के फेरे शुरू हुए। काशवी खड़ी नहीं हो रही थी, लेकिन आदित्य ने हाथ पकड़ के उसको खड़ा किया और फेरे लिए। उसने काशवी की मांग में सिंदूर भरा, जिससे काशवी की आंखें बंद हो गई। फिर मंगलसूत्र पहनाया। दोनों की शादी संपन्न हो गई। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद लेने के लिए कहा। अपने बड़ों का इस वक्त आदित्य के घर से तो कोई नहीं था, काशवी के घर वाले ही थे। आदित्य ने काशवी का हाथ पकड़ा और ममता जी और कैलाश जी के पास पैर छूने के लिए गया। सबको दिखाने के लिए उन्होंने दोनों को आशीर्वाद भी दिया। ममता जी भी दुखी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को दिल से आशीर्वाद दिया। कैलाश जी ने कहा, अब विदाई का समय हो गया है, तुम्हें जाना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर काशवी को बहुत दुख हुआ। अब तो रोने के लिए उसके पास आंसू भी नहीं बचे थे। काशवी कर दिया के गले लगकर रोए। दिया ने भी उसे कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि काशवी शादी से खुश नहीं है, पर वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की ओर ले गया। काशवी बार बार पीछे की ओर देख रही थी। वो अपने माँ बाप की ओर देख रही थी, ममता जी से अपनी भीगी आंखों से देख रही थी, तो वही कैलाश जी ने अपना मुंह फेर लिया था।
वो काशवी की ओर नहीं देख रहे थे। आदित्य ने काशवी को गाड़ी में बैठाया और आगे की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद आदित्य ने गाड़ी गायत्री मैंशन के सामने खड़ी की। एक बॉडीगार्ड ने आकर उसका दरवाजा खोला। आदित्य गाड़ी से उतरा और दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर और हाथ पकड़कर उसने काशवी को गाड़ी के बाहर खींचा और घर के अंदर क्यों ले जाने लगा। वो काशवी को घसीट के लेकर जा रहा था। वो घर के अंदर पहुंचा जहां पर आशी और आदित्य के काका बैठे हुए थे। उन दोनों ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा कि काशवी को आदित्य घसीट के ला रहा है तो वह दोनों दंग रह गए। आदित्य ने एक सर्वेंट को आवाज लगाई। वह लेडी सर्वेंट दौड़ कर आए। आदित्य ने कहा, गृह प्रवेश का जितना भी सामान होता है वो सब लेकर आओ। वो लेडी सर्वेंट आदित्य की बात सुनकर चली गई। आशी और पुष्पेंद्र को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आशी ने कहा, ये क्या हो रहा है भैया, और एक खास भी लाल जोड़े में आपके साथ क्या कर रही है? ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो एक साथ में ये सब बोल गई, लेकिन पुष्पेंद्र जी ने आदित्य से कोई सवाल नहीं किया। आदित्य ने आशी से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह लड़की लाल जोड़े में मेरे साथ मेरे बगल में क्यों खड़ी है? इतना मतलब तो तुम ही समझती हो। उसकी यह बात सुनकर आशी ने आगे कुछ नहीं कहा। वह सारी बात समझ गई। आशी ने फिर से कहा, लेकिन ये सब आपने क्यों किया भैया? आदित्य ने उससे कहा, ज्यादा सवाल मत कर, बस इतना समझ ले, आज से ये तेरी भाभी है, मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। काशवी अभी भी आदित्य के बगल में खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से बस आंसू निकले जा रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। आशी ने जब काशवी की हालत देखी तो उससे कुछ तो गड़बड़ लगी। थोड़ी देर में सर्वेंट गृह प्रवेश का सारा सामान लेकर आ गई। क्योंकि वह ओल्ड लेडी थी इसलिए उन्हें रीति रिवाज का पता था। उन्होंने चावल का कलश रखते हुए कहा, बहू रानी अपने सीधे पैर से इस कलश में पैर मारिए। लेकिन काशवी जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने तेज आवाज में उसे कहा, सुनाई नहीं दे रहा है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कहा है वैसा करो। आदित्य की यह बात सुनकर काशवी भी डर गई और उसने चावल के कलश को अपने सीधे पैर से गिराया। उसके बाद कुमकुम की थाली से घर के अंदर आए। आशी ने आदित्य से उठा, भैया ये सब अचानक क्या हो रहा है? और ये जिस तरीके से आप काशवी के साथ बिहेव कर रहे हैं वो गलत है। आदित्य ने उससे कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और मुझे किसी को कुछ नहीं बताना और ना ही किसी की कोई बात सुननी है। ये कहकर उसने काशवी का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। आदित्य काशवी को अपने रूम में ले जाता है। काशवी जो इस वक्त बेजान थी, जिसकी सोचने समझने की शक्ति समय खत्म हो चुकी थी। आदित्य काशवी को बेड पर पटक देता है और खुद बेड के पास खड़ा हो जाता है। वी काशवी से कहता है, इस घर में तुम्हें शांति से रहना है तो मेरी बात इशारों पर रहना होगा। मैं जो कहता हूँ, जैसा कहता हूँ वैसा ही करना होगा। और ये सोचने की गलती भी मत करना कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि मैं तुम पर मर मिटा जा रहा हूं। मैंने सिर्फ ये शादी इसलिए की है क्योंकि मैं तुम्हारे उस दो कौड़ी के मंगेतर को उसकी औकात दिखाना चाहता था। उसकी वजह से मेरे भाई को तकलीफ हुई। उससे लगा कि उसे प्रमोशन मिल गया, घर गाड़ी बंगला मिल गया तो तुम भी मिल जाओगी और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने उसकी खुशियां तब छीनी जब वो अपने सातवें आसमान में उड़ रहा था और मैंने उसी ऊंचाई से उसके पर काट दिए। बेचारा काशवी बस आदित्य की बातें सोने जा रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। खैर, अब तुम्हारी बात करते हैं। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, इस घर में रहना है बिना किसी तकलीफ के तो बस वो काम बिल्कुल भी मत करना जो मुझे नहीं पसंद। एक बात और, ये जो तुम्हारे झरझर आंसू बह रहे ना कहीं मुझे पता है। इसका कारण वो तुम्हारा होते होते रह गया जो पति है उसकी वजह से है, लेकिन वो तो हो नहीं सका। अब तुम्हारी जिंदगी का सच मैं ही हूं। आज से और अभी से बेहतर होगा तुम उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जितनी देर से निकालोगी तुम्हें उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी होते हुए भी तुम किसी और के बारे में सोचो। और हाँ, उसके लिए अपने आंसू बहाना बंद करो। रही तुम्हारे माँ बाप की बात, तुम्हारे माँ बाप ज्यादा दिन तक तुमसे गुस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तो वह तुमसे गुस्सा है, यहाँ तक कि मैं तुमसे नफरत भी करते हैं। अगर तुम यहाँ कायदे से नहीं रही इस टाइम तो तुम्हारा कुछ पता ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें अपने घर में घुसने देंगे नहीं। इसीलिए तो उन्होंने आज की आज ही तो मैं अपने घर से विदा कर दिया। अब तुम इस घर में हो। इतना याद रखना, तुम्हारी वजह से इस घर में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे से रोने धोने की वजह से घर में बाकी लोगों का मूड खराब होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए इस घर में रहकर अपने वो सारे रिश्ते निभाना, वो सारे फर्ज निभाना जो मेरी बीवी को निभाने चाहिए।
अपनी बात कहने के बाद आदित्य काशवी के करीब आने लगता है और काशवी ये देखकर डर से अपने पैर पीछे करने लगती है। आदित्य का काशवी के पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है और उसके पास जाकर बहुत ही कोल्ड आवाज में कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ आज कुछ नहीं कर रहा। आज तुम्हारी जिंदगी में वैसे ही इतना कुछ हो गया है। तुम्हें मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। नाम के लिए अपनी बीवी बनाकर मैं तुम्हारा दूसरे कमरे में संभाल शिफ्ट करवाता हूँ। तुम उसी कमरे में रहोगी, तुम इस कमरे में नहीं रहोगी। और हाँ, तुम दूसरे कमरे में जरूर होगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे आजाद हो गई है, इस रिश्ते से आजाद हो गई। बीवी वाले हर फर्ज तो तुम्हें नहीं भारी पड़ेगे। आदित्य ने उसको अपने कमरे के बगल वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया। काशवी जब वहां पर पहुंची तो वह जाकर बैठ गई और आज दिन भर में जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी और आदित्य की बिहेवियर के बारे में भी। आदित्य ने जब उससे शादी की तो फिर उसको दूसरे कमरे में रहने को क्यों कहा? आदित्य अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा था, तभी उसके पास उसके काका है पुष्पेंद्र ने उसके बगल में जाकर बैठ गए और कहा, हमें पैक बनाकर नहीं दोगे? आयरन मैन उनके कहने पर आदित्य एक पैक उनके लिए भी बनाकर लाया। उसके काका ने कहा कि चीयर्स तो कर लो, आखिरकार तुमने आज जो शादी कर ली, वरना हमें तो लग रहा था कि जिस दलदल में तुम बसे हो उसमें तुम्हें ये शादी का रिश्ता नसीब होगा भी या नहीं। हम खुशियां आदित्य तुम्हारे लिए कि तुमने अपनी जिंदगी के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, और हम ये भी जानते कि तुमने काशवी को दूसरे कमरे में शिफ्ट क्यों करवाया, ताकि उस कमरे में वह आराम से रह सके, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के। आपने मुझे अभी भी नहीं बताया कि आपने मुझे काशवी की एंगेजमेंट में उस दिन क्यों भेजा था। पुष्पेंद्र ने कहा, जवाब तुम्हारे पास खुद है आदित्य, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? इसका जवाब आदित्य को उनकी बात को समझ में नहीं आए। उसने कहा, आपका कहने का क्या मतलब है? अभी सही वक्त नहीं आया है वह बात खुलकर बताने का, पर वक्त आने पर हम तुम्हें जरूर बताएंगे, जब हमें लगेगा कि तुमने अब अपनी दिल की सुननी सीख ली है तब। और यकीन मानो आदित्य, आज हमसे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई खुश नहीं हो सकता। हम नहीं जानते शादी तुमने क्यों की है, लेकिन हम इस शादी से तुम्हारा आने वाला भविष्य देख सकते हैं। काका बातों को इतना क्यों घुमा रहे हैं? सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते? तो तुम हमें बताओ सीधे सीधे। आदित्य, तुमने काशवी से शादी क्यों की? वजह से रिहान को बचाना तो नहीं हो सकता? तुम रिहान को अभी तक बचाते आए हो और आज तक तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ी उसे बचाने के लिए, तुम खुद ही उसके लिए काफी थे। आज रिहान की आड़ में तुम शादी का मकसद क्यों छुपा रहे हो? तुम अपने दिल से पूछो, जिस दिन तुम अपने दिल की सुनोगे, हम वादा करते हैं तुमसे, हम तुम्हें अपने दिल की बात बताएंगे, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करेंगे। और एक बात आदित्य, अब काशवी की तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी, और जिस तरीके से तुम अपने घर वालों के लिए आज तक जितनी जिम्मेदारियां निभाते आए हो, वही तुम काशवी के लिए भी करोगे। हम जानते हैं कि अभी तुम अपनी फीलिंग्स की उधेड़बुन में हो, तुम खुद भी नहीं समझ पा रहे कि तुमने आज जो किया वो क्यों किया, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। इसलिए अब काशवी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वह सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, इस घर की बहू भी है। पर एक बात जानते हो तुम भी कि हमने अंडरवर्ल्ड में रहकर कभी किसी औरत ना नुकसान पहुंचाया है और ना ही अपनी मर्यादा लागी है। अपनी दुश्मनी में भी हमने और तुमने सिर्फ दुश्मन को टारगेट किया है, ना कि उनकी बहू बेटियों को। काका, आप भी जानते मैंने काशवी से शादी क्यों की है, फिर आप मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं कि मुझे उसको इज्जत देनी चाहिए, अब मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, जबकि सच आप भी जानते हैं ये शादी मैंने बदला लेने के लिए की है उस रिसेप्शन काशवी से। के काका ने कहा, ऋषभ से बदला लेना तो मैं समझ में आता है, लेकिन तुम काशवी से कौन सा बदला ले रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे लगता है कि मैं एक गुंडा हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ, जिस वजह से वह मुझे अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। मैं तो सबके जिंदगी में लेकर आ गया और अब इसी बुरे इंसान के साथ वो जिंदगी भर रहेगी। उसने मुझसे कहा था ना कि वह मुझसे कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन आज उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। आदित्य के काका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी है। उनको ऐसे मुस्कुराता देख आदित्य उन्हें देखने लगा। उसने कहा, कहा आप मुस्कुराते रहे। पुष्पेंद्र ने कहा, शादी के 2 घंटे भी नहीं बीते हैं और तुम बदल रहे हो, तुम्हारे अंदर ही बदलाव देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तुम खुद को देखो कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या तुम आदित्य प्रताप सिंह वाली कोई भी हरकत कर रहे हो? इस वक्त तुम्हारे मुंह से निकले हैं। काशवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, वह शांति से एक मूर्ति बनी बैठी हुई थी, ना वह रो रही थी ना वह हंस रही थी। सभी आशी के पास आए, आशी के बगल में बैठ गई और उससे कहा, मैं नहीं जानती काशवी कि अचानक ये सब क्या हो गया, लेकिन जो भी हुआ तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ।
बताओ तो अचानक से भाई, और तुम्हारी शादी कैसे हो गई, और तुमने अपनी हालत है ऐसे क्यों बनाकर रखी हुई है, कुछ तो बोलो काशवी। अचानक से यह शादी, तुम्हारी शादी तो कर ऋषभ से होने वाली थी, आज तुम्हारी मेहंदी थी। अभी उसकी नजर काशवी के हाथों में पड़ती है। काशवी के हाथों में आदित्य का नाम लिखा हुआ था। आशी ये देखकर चौंक गई। उसने चौंकते हुए कहा, आदित्य तुम्हारे हाथों में भाई का नाम लिखा हुआ है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह तक तो शादी का नामो निशान नहीं था और अचानक से तुम दोनों शादी करके आ गए। अभी का काशवी ने कहा, तुम दोनों नहीं, सिर्फ तुम्हारे भैया, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, या यूं कहें कि मेरी माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी कराई है। तुमने कहा था ना ऋषभ जी मेरे लिए परफेक्ट इंसान है, वो मेरा हमेशा साथ निभाएंगे, कि मैं बहुत खुशनसीब हूं। लेकिन वो तो साथ निभाने से पहले ही साथ छोड़कर चले गए। और मेरे हाथों में मेहंदी, जो तुमने शायद उम्मीद की थी कि ऋषभ जी का नाम होना चाहिए, आज यहाँ पर तुम्हारे भाई का नाम है, यह उन्होंने लिखा है ऋषभ जी का नाम मिटाकर। काशवी कब है या नहीं तुमसे जबरदस्ती शादी की है मेरे भैया ने, जो कभी लड़कियों को नजर उठाकर नहीं देखते कि लड़कियों की इज्जत करते हैं, वह जितने भी बुरे हो, लेकिन कभी भी किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन भैया ने मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। आज मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे भैया ने ऐसा किया है। मेरे आदित्य भैया ने मेरा यकीन मानो काशवी, वो ऐसे नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। आज मैं अपना हर एक रिश्ता हार गई। आशी एक जिनसे से जुड़ने जा रहा था और एक जिनसे भगवान ने जोड़ा था, मेरे माता पिता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने आज मुझे अंदर तक तोड़ दिया। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही ऐसा किया। फिर तो तुम्हारे भैया, वह तो मेरे कोई नहीं थे, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया भी तो कौन सी बड़ी बात है। तुम अपने रूम में जाओ आशी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन काशवी मैंने कहा ना जाओ, मुझे अकेले रहने दो। आशी ने भी इस समय उसको अकेले छोड़ना ही सही समझो, और काशवी की बात मानकर वह रूम से चली गई। इधर आदित्य अपने कमरे में बैठकर अपने काका की कई बातों को सोच रहा था। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया, मैं वही आदित्य हूँ। किसी ना किसी की जान की परवाह है और ना ही किसी की मर्जी की, इसलिए मैंने उसकी मर्जी के बगैर उसे शादी की है, और कोई रीजन नहीं है। मैंने बदला लिया है ऋषभ से, और कुछ भी नहीं है। और मैं उससे शादी क्यों करूंगा, वो मेरे लिए सिर्फ एक मकसद है। और भले यह वह मेरी पत्नी है, लेकिन मैं उसके लिए बदलने वाला नहीं। जो मैं बाकी के लिए हूँ बाहर, वही उसके लिए भी हूँ। ये सब सोचते सोचते आदित्य सोफे पर ही सो जाता है। तो अब क्या मोड़ लेगी आदित्य और काशवी की शादी। नई सुबह, नया दिन। काशवी जो बेड पर बैठे बैठे सो गई थी, उसकी सुबह नींद खुलती है। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वो एक अनजान कमरे में थी। फिर से याद आता है कि कल उसके साथ क्या हुआ और वो इस रूम में क्या कर रही है। एक लेडी सर्वेंट ने तभी काशवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। काशवी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सर्वेंट कुछ सामान लेकर खड़ी थी। लेडी सर्वेंट ने कहा, गुड मॉर्निंग मैम। वो बड़े सर ने, मेरा मतलब है पुष्पेंद्र सर ने आपके लिए कुछ सामान भिजवाया है, आप ये सब पहनकर जल्दी से नीचे आ जाए। उसने वो सारा सामान काशवी को दे दिया और वहां से चली गई। काशवी वो सामान ले लिया तो देखा उसमें साड़ी और गहने रखे हुए थे। काशवी भी अब उस लहंगे को पहनने हुए थक गई थी, क्योंकि लहंगा कुछ हैवी था और गहने पहनने पहने उसे थकान महसूस और ज्यादा भी हो रही थी। काशवी ने कपड़े लिए और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो साड़ी पहन कर आती है। उसने ऑरेंज और पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। काशवी को साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे ये साड़ी में दिक्कत हो रही थी। वो साड़ी संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पास कुछ और पहनने के लिए नहीं था, इसलिए उसने वो साड़ी पहन ली थी। जब वो शीशे के सामने जाती है तो खुद के गले में मंगलसूत्र देखती है और उसे कल की बात याद आती है, और वो मन में कहती है, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। एक पल में ही मेरे अपने मुझसे अलग हो गए। पापा ने मुझे खुद से दूर कर दिया और जिसके करीब भी नहीं आना चाहती थी, आज उसके घर पर हूँ। उसने ज्यादा गहने नहीं पहने, एक एक सोने के कड़े और चूड़ियां पहन ली और गले में उसके और मंगलसूत्र था। वो सिंदूर की डिब्बी की ओर देखती है और खुद से कहती है, मेरे लिए इस सिंदूर का कोई वजूद नहीं है। फिर यही सब सोचकर उसने सिंदूर नहीं लगाया था और वैसे तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। वो नीचे आती है तो उसको नीचे कोई नहीं मिलता। वो मंदिर की ओर जाती है और भगवान के पूजा करने लगती है। इससे पहले इतनी जल्दी इस मैंशन में कभी पूछा नहीं हुई थी। आरती की और घंटी की आवाज सुनकर पुष्पेंद्र जी नीचे आते हैं और आशी भी ये सुनकर नीचे आती है। पुष्पेंद्र जी खुश थे ये देखकर कि आज उनके घर में भी कोई घर को घर जैसा महसूस कराने वाली आ गई। भले ही पुष्पेंद्र एक गलत इंसान थे, लेकिन वो भगवान में विश्वास रखते थे और खुद भी चाहते थे कि घर में भी एक कोई ऐसी आए जो इस घर को संभाले, क्योंकि गायत्री मैंशन में आशी के अलावा दूसरी कोई लड़की नहीं थी
और पुष्पेंद्र जानते थे एक घर को घर सिर्फ एक औरत ही बना सकती है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि आदित्य शादी कर ले और उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। काशवी पूजा करके जब मुड़ी तो उसने वहां पर आशी, पुष्पेंद्र और घर के कुछ सर्वेंट को देखा। पुष्पेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत ही प्यारी है बेटा, अब हमें ऐसा लग रहा है इस मकान को अब कोई घर बनाने वाली आ गई है। काशवी ने पुष्पेंद्र जी के पैर छुए। पुष्पेंद्र ने उसे आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो। आशीर्वाद सुनते ही काशवी ने एक नजर उनको देखा, जैसे कह रही हो कि आपको मेरी जिंदगी में खुश रहने वाली कोई वजह दिख रही है। आशी ने काशवी से कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसने नोटिस किया काशवी ने मंगलसूत्र पहना है लेकिन सिंदूर नहीं लगाया है, लेकिन उसने उसे टोका नहीं क्योंकि वो भी जानती थी कि काशवी इस वक्त किन हालातों से गुजर रही है कि उस पर शादी थोपी गई है। पुष्पेंद्र ने कहा, आशी काशवी को लेकर जाओ और इसे नाश्ता करवाओ। आशी ने कहा, जी डैड। आशी काशवी को डाइनिंग टेबल पर बैठाती है और सर्वेंट से कहती है कि आज नाश्ते में इंडियन ब्रेकफास्ट बनेगा। कुछ दिन में सर्वेंट इंडियन ब्रेकफास्ट लाते हैं जिसमें कचौरी, चने, आलू पूरी, ढोकले और भी बहुत सारी चीजें थी। आशी ने कहा, काशवी तुम्हें जो भी पसंद है वो बताओ। काशवी ने कहा, सब्जी पूरी। आशी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, इतना सब कुछ बना है और तुमसे सब्जी पूरी खाओगी? जी बिल्कुल भी नहीं, खुद को देखा कितनी कमजोर हो। यहाँ पर जितनी भी डिशेज है ना, उसमें से एक एक तो तुम्हें सबसे लेना ही होगा। पुष्पेंद्र ने कहा, यह सही है आशी, आज से अपनी भाभी का ख्याल रखना शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद आदित्य नीचे आता है। वो पुष्पेंद्र, आशी और काशवी तीनों को डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे हुए पाता है। वो नीचे आता है और सबसे पहले अपने काका को गुड मॉर्निंग विश करता है। आज आशी ने उससे बात नहीं की, ना ही आशी उसकी ओर देख रही थी। उसने उसको गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया। आदित्य को ये सब समझ में आ रहा था कि आशी ऐसा क्यों कर रही है। आदित्य के आने से काशवी थोड़ी सी डर गई और अनकंफर्टेबल भी हो गई। आदित्य ने जब काशवी की ओर देखा जिसने पिंक और ऑरेंज साड़ी पहनी थी, उसके माथे पर बिंदी थी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, और फिर आदित्य की नजर काशवी की सुनी मांग पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ रिजेक्ट नहीं किया और अपना नाश्ता करने लगा। आशी ने काशवी से कहा, चलो यहाँ से मैं तुम्हें तुम्हारे रोह तक लेकर चलती हूँ। आशी काशवी को वहां से लेकर चली गई। पुष्पेंद्र भी ये सब देख रहे थे। वो दोनों जैसे जाने लगते हैं तभी वहां पर रॉकेट आता है। उसे अभी काशवी के बारे में कुछ नहीं पता था। आशी और काशवी उसके बगल से निकल जाते हैं तो रॉकेट पीछे मुड़कर काशवी की ओर देखता है, क्योंकि काशवी को यहाँ पर देखकर वह हैरान था। उनके जाने के बाद उसने आदित्य से कहा, बॉस मैंने आपका काम कर दिया है, भाई को अब कोई पुलिस लेने नहीं आएगी और चार्जेस भी उनके ऊपर से हट गए हैं। आदित्य ने कहा, गुड। फिर उसने पूछा, एक काम और है तुम्हारे लिए, मुझे एक आदमी के बारे में पता करवाना है, पता करो कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। रॉकेट ने पूछा, कौन सा आदमी? आदित्य ने कहा, ऋषभ। उसने जैसे ऋषभ का नाम लिया, काशवी जो सीढ़ियां चढ़ रही थी उसके कदम रुक गए और उसने तुरंत पलट कर देखा। आदित्य ने भी उसकी ओर देखा और हल्का मुस्कुरा दिया। मुझे जानना है कि वह इंसान इस वक्त कैसे जी रहा है। रॉकेट ने कहा, जी भाई मैं पता कर लूंगा। रॉकेट ने पुष्पेंद्र से पूछा, सर ये लड़की कौन है? पुष्पेंद्र ने कहा, ये आदित्य की पत्नी है और इस घर की बहू। रॉकेट ने जैसे ही ये सुना तो मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो था। उसने कहा, पत्नी? पुष्पेंद्र ने कहा, हाँ पत्नी, हमारे आदित्य की। आदित्य ने कहा, काका मेरा नाश्ता हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से उठ गया। जब वो अपने कमरे में जा रहा था तभी उसके कदम काशवी के कमरे के बाहर रुक गए और उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर काशवी के कमरे के अंदर देखा। वो बेड पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। आदित्य अपने कदम काशवी की ओर बढ़ा लेता है और धीरे धीरे कर काशवी के सामने आकर खड़े हो जाता है। काशवी ने जब ये महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा और वो आदित्य को देखकर घबरा गई। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य ने कहा, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। काशवी ने कहा, आपने सब तो मुझसे छीन लिया है, अब क्यों आए हैं? आदित्य ने कहा, अब समझ में आ रहा है, तुम यहाँ बैठकर मातम मना रही हो अपने एक्स मंगेतर के लिए। देखा मैंने उसका नाम आते ही कैसे तुम्हारे कदम अचानक रुक गए। याद आ रही है अपने एक्स मंगेतर की? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस कमरे में क्यों रखा है? तुमसे शादी करने के बाद भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छी बीवी बन पाओगी। तभी तो देखो शादी मेरे साथ हुई है और आशु अभी भी अपने उस मंगेतर के लिए बहा रही हो। आपने मेरे साथ जो किया है, क्या मैं उसके लिए खुशी मनाऊं? आपने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरी शादी तोड़कर ऋषभ जी को मुझसे दूर कर दिया, मेरे माता पिता को मुझसे दूर कर दिया, मेरी हर एक खुशी को मुझसे दूर कर दिया अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ किस शादी की वजह से ऋषभ जी से बदला लेना ही नहीं आपको।
मुझसे भी बदला लेना था क्योंकि आपको मैं कभी पसंद नहीं थी। आपको यही लगता था कि मैं हमेशा के रास्ते में आ जाती हूँ, तो क्या उसमें मेरी गलती थी कि मैं बार बार आपसे टकराए? आपका भाई जिस भी हालत में है, क्या उसमें मेरी गलती है? तो मैं क्यों सजा भुगत रही हूँ? क्यों आपने मुझे इस नरक में धकेल दिया है? मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरा दम घुट रहा यहाँ पर। यह कहते कहते काशवी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे ऐसे देखकर आदित्य ने अपनी मुठियां भींच ली। उसने कहा, हमारी शादी का कोई भविष्य नहीं है। ये शादी सिर्फ आपके बदले के लिए की गई है। इसमें आपने मेरा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आपने मेरे साथ जो भी किया मैं वो सब भूल जाऊंगी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। आदित्य ने गुस्से में उसके गाल पर पकड़ बनाते हुए अपनी गहरी आवाज में उससे कहा, कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम यहाँ पर आई थी मेरी मर्जी से थी और जाओगी भी मेरी मर्जी से। यहाँ हर इंसान मेरी मर्जी से ही आता है और मेरी मर्जी से ही जाता है। वो ये सब बोल रहा था, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और आदित्य आवाज की ओर भागता है तो काशवी भी उसके पीछे भागती है। आदित्य को ये आवाज रेहान के कमरे से आई थी। उसने देखा रेहान जमीन पर गिरा हुआ है और रॉकेट उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। रेहान को चक्कर आ गए थे जिस वजह से वो गिर गया था। ब्लड लॉस होने की वजह से उसके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। आदित्य दौड़कर उसके पास जाता है, तब तक में आशी और पुष्पेंद्र भी वहां पर आ चुके होते हैं। काशवी भी आदित्य के पीछे आ गई होती है। आदित्य रेहान को होश में लाने की कोशिश करता है। वो पानी के छींटे मारता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर में डॉक्टर भी आ गए होते हैं। डॉक्टर ने रेहान को इंजेक्शन लगाया और आदित्य से कहा, इन्हें आधे घंटे में होश आ जाएगा। आधे घंटे बाद जब रेहान को होश आता है तब वह सबसे पहले आदित्य को देखता है। उसने आदित्य की आंखों में अपने लिए चिंता देखी। उसके बाद आशी, फिर पुष्पेंद्र और रॉकेट की ओर देखता है। उसने थोड़ा सा और सर घुमाया तो कौन पर काशवी भी खड़ी थी। दिखाने जैसे उसको देखा तो उसने गुस्से में कहा, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? भाई ये लड़कियां भी क्या कर रही है? मुझे से देखकर गुस्सा आ रही है। काशवी ने जब ये सुना तब वो रेहान की ओर देखने लगी, फिर आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने कहा, तू आराम कर, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। रेहान ने कहा, पहले आप मुझे बताइए लड़कियां पर क्या कर रही है। उसके बाद रेहान ने ध्यान दिया कि काशवी ने साड़ी पहनी हुई है और उसके गले में मंगलसूत्र भी है। तो इस लड़की की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद ही यहाँ पर कर क्या रही है? इसे तो अपने घर में होना चाहिए। आदित्य ने कही, अपने घर पर ही है। रेहान ने कहा, मैं समझा नहीं भाई, मैंने से शादी कर ली है और यह मेरी बीवी है, इसीलिए ये घर में है। आदित्य की बात सुनकर रेहान सिर्फ आदित्य कोई एक तक देख रहा था और फिर रेहान ने गुस्से में कहा, भाई आपको दुनिया में कोई लड़की नहीं मिली जो आपने इस लड़की से शादी की। आशी ने कहा, रेहान भाई आप आराम कीजिए, आप कुछ देर पहले ही बेहोश हुए थे और होश में आते ही इतना गुस्सा कर रहे हैं, इससे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। रेहान ने उसे जवाब दिया, इसे देखकर तो मेरा बीपी वैसे भी हाई हो गया, और जब इसकी शादी से ऋषभ से होने वाली थी तो इसकी शादी भाई से कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काशवी ने वहां रहना सही नहीं समझा और वह वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। पुष्पेंद्र ने आशी से कहा, आशी तुम अपने कमरे में जाओ। उनकी बात सुनकर राशि अपने कमरे में चली जाती है। पुष्पेंद्र ने रेहान से कहा, ये जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए हुआ है, मुझे बचाने के लिए। रेहान ने कहा, काशवी से शादी करके आदित्य ऋषभ को सबक सिखाना चाहता था। आदित्य भी सर झुकाकर बैठा हुआ था और अपने काका और रेहान की बातें सुन रहा था। रेहान ने कहा, भाई के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, अगर वह मुझे बचाना चाहते तो वो बचा ही रहते मुझे, इसके लिए उन्हें काशवी से शादी करने की क्या जरूरत पड़ी? ऋषभ को सबक तो भैया किसी और तरीके से भी सिखा सकते थे, उसके लिए इस लड़की को इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई क्या सच में आपने काशवी से शादी मुझे बचाने के लिए की है? और इन सब से बदला लेने के लिए? मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे भाई के लिए इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है और उसके लिए आपको काशवी से शादी करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। आप सच सच बताइए कि आपने काशवी से शादी क्यों की? आदित्य ने उसके सवाल सुने लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने उससे कहा, तो आराम कर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और ज्यादा सोच मत, क्योंकि जो तुझे दिख रहा है वही सच है और सच अब बदलने वाला नहीं है, और इस सच को तू भी एक्सेप्ट कर ले, उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। उसने रॉकेट से कहा, रॉकेट रेहान का ख्याल रखना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। रॉकेट मन में सोच रहा था, बात तो सही कह रहे हैं रेहान भाई, ये सब करके सनी रेहान भाई को कैसे बचाया? हमेशा तो वह रियान भाई को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और इस लड़की से शादी क्यों की? क्या चल रहा है भाई के मन में? आदित्य अपने कमरे में जाता है और एक फाइल लेकर चेक करने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उस फाइल में नहीं था, रेहान की बातों में था।
तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। उसने कहा, अंदर आ जाओ। रॉकेट अंदर आता रहता है। भाई, मुझे पता चला है कि हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों को पता चल गया है। अब मुझे और आपको तो पता है कि उन्होंने अब तक में अपनी टांग अड़ाना भी शुरू कर दिया होगा। वो डील को पूरा नहीं होने देंगे। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, रेहान को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। रॉकेट ने कहा, जी भाई, और वहां से आगे बढ़ा। लेकिन उसने फिर पलट कहा, और भाई, आपने जिन लोगों की लिस्ट दी थी मैं उन सब को पकड़ के यहाँ पर ले आया हूँ। अब इन सब का क्या करना है? आदित्य ने कहा, उनका जो भी करना है मैं ही करूंगा, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। रॉकेट वहां से चला जाता है। आदित्य नीचे जाता है। उन सबको गार्डन एरिया में पकड़ के रखा गया होता है। वो कुछ 4 लोग थे। आदित्य उनके पास जाता है और कहता है, तो तुम सब उस राका के आदमी हो? कब से काम कर रहे हो उसके लिए? उसमें से एक ने बोला, 1 साल से। आदित्य ने उससे कहा, तुम लोग 1 साल से उसके लिए काम कर रहे हो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ चले गए। उसके कहने पर ये तक नहीं सोचा कि मैं तुम लोग का हाल क्या करूंगा। जिस दिन तुम लोग मेरे हाथ लगे उस राका को तो मैं मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम लोगों को तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसके बाद मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत भी कोई नहीं करेगा। तुम लोगों को देखकर ये कहकर आदित्य ने उन चारों के हाथ पैर में एक एक गोली मारी, जिससे वो लोग घायल हो गए। काशवी ने जब गोली चलने की आवाज सुनी तो वो खिड़की की आए और उसने खिड़की से देखा कि आदित्य के सामने 4 लोग खून से लथपथ है और आदित्य ने उनकी ओर बंदूक तानी हुई है। आदित्य ने जब अपनी आखिरी गोली चलाई तो ये देखकर काशवी की चीख निकल गई। आदित्य ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा जहां काशवी खड़ी थी और वो एकदम घबराई हुई थी। रॉकेट ने भी खिड़की की तरफ देखा और एक बार फिर आदित्य की ओर। आदित्य बस काशवी को देख रहा था, लेकिन उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिए। उसने रॉकेट से कहा, अब इन चारों को उठाओ और उस राका के बंगले के बाहर फेंक कराओ। और हाँ, सुन लो तुम चारों, आज तो तुम लोगों के सिर्फ हाथ पैर पर गोली लगी है। मैंने तुम लोगों को मारा नहीं है, वो भी इसलिए ताकि तुम लोग मेरी बात उस राका तक पहुंचा दो। उससे कहना उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। आदित्य प्रताप सिंह उसे बहुत जल्दी मिट्टी में मिलाने वाला है। मेरे काम के बीच में जो आएगा उसे तो सजा मिलेगी, वह भी आदित्य प्रताप सिंह के स्टाइल में। और उसे कहना, अगली बार करना है ना तो सामने से वार करे। यूं क्या कायरों की तरह छुपकर वार करता है? उससे कह दो कि सामने से वार करे और तुम मुझसे जीत कर दिखाएं। अब जाओ यहां से और अपना अपना इलाज करवाओ। आदित्य जब अपने कमरे से तो उसे काशवी का ख्याल आया कि कैसे काशवी ने खिड़की से वो सब देखा, तो ये देखकर वह चीख पड़ी थी। आदित्य काशवी के कमरे की ओर जाता है। वह कमरे के अंदर देखते हैं तो काशवी सोफे पर बैठी हुई कांप रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ और आंसुओं से भीगा हुआ था। आदित्य उसके पास जाकर खड़ा होता है। उसे कहता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी को, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? काशवी ने उसकी ओर देखा और कहा, आप इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक शैतान है। आपने किस तरीके से उन लोगों को गोली मारी? आपको जरा सी भी तरस नहीं आती? लोगों पर जरा सा भी रहम नहीं आता? लोगों की जान लेते वक्त आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो तुम ये रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हें रुलाने का हक सिर्फ मुझे है। किसी और की वजह से तुम लोग ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरी बात, इन सब की आदत डाल लो, क्योंकि यही तुम्हारे पति का सच है और तुम रोज यही सब देखना है। काशवी ने कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। काशवी सोफे से उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। आदित्य ने उससे अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम यहीं पर रहोगी मेरे साथ। तुम्हें मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्यों? आपको ऋषभ जी से बदला लेना था, आपने उनसे बदला ले लिया, तो क्यों अब आप मुझे यहाँ पर रखना चाहते हैं? मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं आप जैसे शैतान हैवान के साथ मैं नहीं रह सकती। सोचना भी मत यहाँ से जाने की, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैं यहाँ से जा करूंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप मुझे ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रख सकते। आदित्य ने कहा, कोशिश करके देख लो, ना कामयाबी ही मिलेगी। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और भागने का यहाँ से सोचना भी मत। आदित्य ने उसका हौंद छोड़ा और वहां से चला गया। काशवी मन में सोचती, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। शाम हो गई थी, सब अपने अपने कमरों में थे और यहाँ पर काशवी गायत्री मैंशन से भागने की प्लानिंग कर रही थी। वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ सरपंच बड़े बड़े कार्टून को बाहर लेकर जा रहे हैं। काशवी को एक आइडिया आया और वो चुपके से गई और एक बॉक्स के अंदर खुद को बंद करती है। उसने इस तरीके से खुद को उसमें एडजस्ट किया कि जैसे कि इसमें सामान ही रखा हो। वो सारा सामान रॉकेट ही लोड करवा रहा था। सामान को ट्रक में रखवाया गया।
और ट्रक बाहर की ओर चला गया। ट्रक जब एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो काशवी उस बॉक्स से निकली और उस बॉक्स से बाहर निकलकर ट्रक से बाहर आकर पुलिस स्टेशन की ओर भागी। काशवी पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर एक इंस्पेक्टर बैठा होता है। काशवी फिर उससे कहती मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर ने पूछा किसके खिलाफ? काशवी ने कहा आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ। उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की और आज सुबह उसने 4 लोगों को बेरहमी से घायल भी किया। उन्होंने उन सब पर गोली चलाई। इंस्पेक्टर ने कहा मैडम आदित्य प्रताप सिंह एक डॉन है, जानती भी है, और आप उस इंसान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आ गई। वह इंसान अंडरवर्ल्ड का किंग है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम तो मैं कौन सी चीज हूँ? हर बार उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाते हैं लेकिन एन वक्त पर वह बचकर निकल जाता है, और मैंने आपके कहने के मुताबिक रिपोर्ट लिख भी ली तो भी कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप उनकी पत्नी है तो उनकी शादी की खबर अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आई? मैडम क्यों बेवकूफ बना रही है आप हमें? सुबह सुबह से आपको कोई मजाक करने के लिए नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूं मैडम घर जाइए। मैं बिना रिपोर्ट लिखवाए यहां से नहीं जाऊंगी, काशवी ने कहा। इंस्पेक्टर ने उससे कहा ठीक है, तो मैडम उसको तो तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब हमें ऊपर से ऑर्डर हो। इसके लिए आपको हायर अथॉरिटी में जाकर कंप्लेंट करनी होगी और अपनी बात उनको बतानी होगी। ये रिपोर्ट लिखवाकर कुछ नहीं होने वाला, फालतू में आप अपना और मेरा टाइम बर्बाद करेंगी। एक काम कीजिए, तो फिर आप हमारे डीएसपी साहब से बात कर लीजिए, अब वही आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कई गुंडों को मारा है, उनका एनकाउंटर किया है और कई सीक्रेट ऑपरेशंस भी किए हैं, हो सकता है वो आपकी मदद करें। काशवी को गुस्सा आया और उसने कहा मुझे तुमसे मिलना ही पड़ेगा। आप सब ने वर्दी पहनी हुई है लेकिन आप सब इस वर्दी का अपमान करते हैं। आपकी डीएसपी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। इंस्पेक्टर ने काफी डीएसपी से ऐसे ही नहीं मिल सकती, उसके लिए पहले मुझे नहीं बताना होगा। काशवी ने कहा लेकिन मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। वह डीएसपी ऑफिस की तरफ जबरदस्ती बढ़ गई। इंस्पेक्टर काशवी के पीछे आ रहा था और उसने काम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। डीएसपी को बाहर से आवाज आ रही थी तो उसने कहा कौन है? मदन। इंस्पेक्टर मदन अंदर गए और बीएसपी से कहा एक लड़की आई है, आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। खुद को उसकी पत्नी बता रही है। डीएसपी को सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज लगा। उन्होंने कहा लड़की को अंदर भेजो। इंस्पेक्टर बाहर गया और उसने काशवी को अंदर भेजा। काशवी अंदर जाते ही कहा नमस्ते सर, मेरा नाम काशवी है। डीएसपी ने कहा कहिए क्या बात है? मैं यहाँ पर आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई थी लेकिन यहाँ मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर उस इंसान ने मुझसे जबरदस्ती शादी की है और आज सुबह उसने 4 लोगों को गोली भी मारी, उनके हाथ और पैर पर, इससे वह काफी घायल भी हो गए। सर मैं बहुत मुश्किल से उस घर से निकल कर आई हूँ सर, प्लीज कुछ कीजिए और अरेस्ट कीजिए चलकर उस इंसान को। डीएसपी ने कहा ठीक है चलिए मेरे साथ। डीएसपी और काशवी रास्ते में थे, तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। डीएसपी ने तुरंत कार पर ब्रेक लगाई, वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए। सामने गाड़ी से जब शख्स नीचे उतरा तो काशवी की तो हलक में सांसें अटक गई और एक बार फिर वो कांपने लगी। सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य धीरे धीरे करके काशवी के पास आता है और उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि घर से बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं करना, उसके बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी। काशवी ने कहा मैं क्यों मानूं आपकी बात? आपको जितने गुनाह करने थे आपने कर लिए, अब आपका जेल जाने का वक्त आ गया है। आदित्य ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा और कौन भेज रहा है मुझे जेल? काशवी ने कहा ये डीएसपी सर है, मैंने सब बता दिया कि आपने मेरे साथ क्या किया है और सुबह उन लोगों के साथ भी क्या किया था, यह आपको जेल में भेजेंगे। आदित्य ने डीएसपी की ओर देखकर कहा डीएसपी रुद्र वाधवा, तो तुम मुझे जेल में बंद करने वाले हो? क्या मैं सही सुन रहा हूं? डीएसपी ने कहा क्या करूं, कंप्लेन भी तो देखो कौन मेरे पास लेकर आया थी। आदित्य प्रताप सिंह की पत्नी। तो फिर तो मुझे एक्शन लेना ही था और तुम्हें जेल में तो बंद करना ही पड़ेगा। अपनी नई नवेली दुल्हन को कौन इतना डरता है भाई? फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा वरना मेरी इतनी मजाल कहाँ जो मैं आदित्य प्रताप सिंह को सलाखों के पीछे भेज सकूं। मैं तो तुम्हारी अमानत तुम्हारे घर तक पहुंचाने आ रहा था, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। काशवी उनकी बात सुनकर डर गई और उसने कहा आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो को अरेस्ट करने वाले थे ना? आदित्य ने डीएसपी रुद्र वाधवा से कहा हाँ, तो मैं तुम्हें अपनी शादी के लड्डू खिलाऊंगा, कौन सा कहीं भागा जा रहा हूं, बल्कि ग्रैंड पार्टी भी दूंगा। और एक बात, जिस तरीके से तुमने आज मेरी बीवी का इतनी देर ख्याल रखा है उसके लिए थैंक यू, इसे सही सलामत मुझ तक पहुंचाने के लिए। रुद्र ने कहा तो शादी के बाद तुम बदल भी गए, मुझे थैंक यू बोल रहे हो? चलो अच्छा है, बीवी आने के कुछ तो फायदे हुए। काशवी ने कहा आप दोनों ठीक नहीं कर रहे हैं। काशवी ने डीएसपी रुद्र से कहा आप कानून के साथ धोखा कर रहे हैं, कानून की वर्दी पहनकर आप इसका अपमान कर रहे हैं।
आप लोग कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने देश को और अपने फर्ज को। डीएसपी काशवी की बात सुन रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन तुमने अचानक शादी कर ली, किसी को कानो कान खबर भी नहीं, यूं अचानक शादी करने का क्या मतलब? आदित्य ने काशवी को अपनी तरफ खींचकर अपने हाथ उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर और उस पर मजबूती बनाते हुए कहा, डीएसपी शादी तो एक दिन सबको करनी होती है। काका भी चाहते थे कि मैं भी शादी कर लूं। तो बस एक दिन में इससे मिला और मुझे लगा कि अब वक्त आ गया कि मैं भी शादी कर लूं, तो मैंने शादी कर ली और ले आया उनके लिए एक संस्कारी बहू। डीएसपी रुद्र वाधवा ने कहा, ठीक है, अब शादी कर ली है तो ख्याल रखना इसका, वरना बहुत जल्दी मुझे तुम्हें जेल में बंद पड़ेगा और फिर तो तुम्हें कोई बाहर भी नहीं पाएगा। चलो मैं चलता हूं, बहुत से काम है मुझे। डीएसपी वहां से चले गए। आदित्य ने काशवी का हाथ पकड़ा और उसे कार की ओर ले जाने लगा। काशवी उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन आदित्य ने उसे कार के अंदर धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट में आकर कार ड्राइव करने लगा। आदित्य और काशवी इस वक्त कार में थे। इस वक्त काशवी काफी डरी हुई सी बैठी हुई थी। उसे पता था कि वो आदित्य के खिलाफ गई थी और अब आदित्य उसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। यही सोचकर वो डर रही थी कि आदित्य क्या करेगा उसके साथ। आदित्य ने एक नजर उसकी ओर देखा और कहा, ये अचानक से तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? उस डीएसपी के सामने तो बहुत चिल्ला रही थी। मैंने कहा था तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी में तुम मेरी मर्जी से आए हो, और जाओगी भी मेरी मर्जी से ही, लेकिन जाओगी क्यों? मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यार अभी तो हमारी शादी हुई है, थोड़ा तो ढंग से रहो मेरे साथ, ऐसे लड़के भगोगी तो कैसे चलेगा? और अभी हमने साथ में ज्यादा वक्त भी नहीं बताया है, एक दूसरे को जानने का मौका तो दो। अभी तो मुझे ये जानना है कि मेरी बीवी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो भागना है। तुमने तो नई नवेली दुल्हन वाली कोई बात ही नहीं है ना, तुम मेरे पास बैठी हो ना दो बातें करती हो, बस जब देखो तब मुझसे लड़ाई करती रहती हो। लड़ाई करने के लिए हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है, क्योंकि ना मैं कहीं भाग रहा हूँ और ना तुम कहीं भाग पाओगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? कहीं भी नहीं भाग पाओगी, तो बेहतर यही है शांति से मेरे साथ रहो उस घर में। हम बहुत जल्दी घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंचने के बाद वहां पर अपने ड्रामे मत शुरू करना, एक अच्छी बहू बनकर उस घर में रहना, क्योंकि मुझे तो तुमसे अच्छी बीवी बनने की उम्मीद है। नहीं तो कम से कम एक अच्छी बहू और एक अच्छी भाभी बनकर तो रह लो। आदित्य की गाड़ी गायत्री मैंशन के सामने आकर रुकती है। आदित्य अपनी तरफ से निकलकर काशवी की गाड़ी की तरफ का दरवाजा खुलता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है। काशवी से कह रही थी, मेरा हाथ छोड़ी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं आना है आपके साथ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दीजिए। लेकिन आदित्य उसकी नहीं सुन रहा था और उसे घसीट कर अंदर लेकर जा रहा था। सब अपने कमरे में थे, इसलिए काशवी की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। आदित्य काशवी को उसके कमरे में लेकर गया और उसे बेड में पटक दिया। उसने उससे कहा, कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम यहाँ पर कायदे से रहोगी, अच्छे से रहोगी तो तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें तो बात समझ में आती कहाँ है? उसने तेज आवाज में रॉकेट को आवाज लगाई, रॉकेट रॉकेट कहाँ हो तुम? रॉकेट उसकी आवाज सुनकर दौड़कर आता है। उसने आते ही कहा, हाँ भाई कहिए। आदित्य ने उसे कहा, ध्यान रखना ये लड़कियां से भागने नहीं चाहिए, 24 घंटे पर नजर रखो, ये घर से बाहर नहीं जाएगी, और जब भी जाएगी तो तुम उसके साथ बाहर जाओगे, और वह भी यह तभी जाएगी जब इसे बहुत जरूरी काम होगा, वरना नहीं, ध्यान रखना इसका। इतना कहकर आदित्य मन से चला जाता है और रॉकेट भी एक नजर काशवी की ओर देखकर चला जाता है। आदित्य ने जिन जिन लोगों को घायल किया था वह सब राका के आदमी थे, और इस वक्त राका के सामने ही घायल अवस्था में पड़े थे। वह सब होश में थे, इसलिए आराम से अपनी बात कह सकते थे। राका ने उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रखा, लेकिन अपने घर में ही उसने उनका इलाज करवाया था, और वह सब एक एक बेड में लेटे हुए थे। रॉकॉन से कुछ पूछताछ कर रहा था। उसमें एक आदमी ने कहा, आदित्य के आदमी रॉकेट, उसने ही हम सबको अगवा किया था, वह हम पर नजर रख रहा था, वही हमें आदित्य के पास लेकर गया था, तभी आदित्य ने हमारा ये हाल किया। और तभी दूसरे आदमी ने कहा, और उसने ये भी कहा था कि हम आपको जाकर कह दे कि आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। फिर एक आदमी ने कहा, उसने हमें बहुत ही बेरहमी से मारा और इसीलिए उसने हमें जान से नहीं मारा था कि आइंदा से कोई उसके खिलाफ ना जा सके। लेकिन हाँ बॉस, जब वो हम सबको मार रहा था तभी खिड़की पर एक लड़की आई थी। जब आदित्य हमें मार रहा था तो वो चीख पड़ी, उसके बाद ही आदित्य ने हमें वहां से भेज दिया। कौन थी वो लड़की पता नहीं बॉस, लेकिन उसको देखकर तो पता चल रहा था कि वो खून खराबे से कोसों दूर है, तभी तो हमें उस हालत में देखकर चीखी। हाँ बॉस, वो लड़की काफी भोली दिख रही थी, तभी आदित्य ने हमें वहां से यहाँ भिजवा दिया। राका ने कहा, कौन हो सकती वो लड़की? और जहां तक मुझे ये पता है
कि अदित्या की बहन है आशी, लेकिन अदित्या हमें कभी उस तक पहुंचने नहीं देता। तो क्या वह आशी हो सकती है? लेकिन जहां तक मुझे पता है, आशी को तो पता ही होगा कि उसका भाई और बाप किस तरह का काम करते हैं, तो उसे तो आदत होगी इन सब की। तो ये नई लड़की कौन है? राका ने कहा, मुझे उस लड़की का हुलिया बताओ। उसके आदमी ने बताया, बॉस उस लड़की का रंग गोरा था, उसने साड़ी पहनी हुई थी और लग रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। राका ने सोचा, अगर शादी हो गई है, आशी हो सकती है या फिर कोई और, कहीं अदित्या ने ही तो शादी नहीं कर ली। जो भी है, मुझे पता तो लगवाना ही होगा कि वो लड़की है कौन, जिसके लिए अदित्या ने तुम सबको तुरंत के तुरंत वहां से भिजवा दिया। इसका मतलब वो लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है। इस वक्त रात के 9 बजे बज रहे थे। अभी तक अदित्या को कोई डिनर के लिए बुलाने नहीं आया था। तो अदित्या ने एक सर्वेंट को बुलाया और उससे पूछा, क्या सबने खाना खा लिया है? सर्वेंट ने कहा, नहीं सर, आशी बिटिया ने अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया था और नई बहुरानी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। अदित्या ने पूछा, उसने कब से खाना नहीं खाया है? सर्विस नहीं बताया, उन्होंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया है। कितने का ठीक है, तुम जाओ अभी यहाँ से। आदित्य काशवी के कमरे में जाता है और देखता है तो काशवी बेड पर लेटकर सो रही होती है। आदित्य धीरे कदमों से उसके पास जाता है और उसे आवाज लगाता है, सुनो, लेकिन काशवी तो गहरी नींद में थी। आदित्य ने फिर आवाज लगाई, सुनो, लेकिन फिर भी काशवी नहीं उठी। बहुत देर आवाज लगाने के बाद जब काशवी नहीं उठी तो आदित्य ने उसके कंधे में हाथ रख उसे उठाया। काशवी ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और अचानक आदित्य को अपने सामने आकर वह डर गई और तुरंत उठकर बैठ गई और उससे दूर होकर पीछे हटकर बैठ गई। तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? काशवी का, मुझे भूख नहीं है। आदित्य ने कहा, भूख हो या ना हो, हर इंसान को 3 वक्त का खाना तो खाना ही पड़ता है और तुमने तो सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाया है। जल्दी उठ और खाना खाओ चलकर। काशवी ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, आप जाइए यहाँ। आदित्य उसके करीब गया और ये देखकर काशवी और ज्यादा डर गई। आदित्य ने उसके करीब जाकर उसे गोद में उठा लिया और उसे नीचे ले जाने लगा। उसे सर्वेंट्स को आवाज लगाई और कहा, मैडम, वो मेरे लिए खाना लगाओ। काशवी उससे कह रही थी, मुझे नीचे उतरी, अभी क्या कर रहे हैं? आदित्य उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर गया और उसे एक चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में जाकर बैठ गया। आदित्य ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, उसने अभी भी काशवी का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। काशवी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छोड़ा नहीं पा रही थी। वहां पर खड़े कुछ सर्वेंट्स ये सब देखकर हैरान थे कि किस तरीके से आदित्य काशवी को अपनी गोद में उठाकर लाया और उसे जबरदस्ती खाना खाने को कह रहा है। कुछ देर में सर्वेंट खाना लगा देते हैं। आदित्य काशवी से कहता है, खाना खाओ। काशवी की बातें सुन रही थी। आदित्य ने अपनी चेयर काशवी की चेयर के पास खिसकाता है और उससे अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, शांति से खाना खा लो। उसने ये बात कहने के ढंग से काशवी बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। आदित्य ने उसके मुंह की तरफ एक निवाला बढ़ाया और काशवी ने डर की वजह से आदित्य के हाथ से वो निवाला खा लिया। आदित्य ने उसको 2 रोटियां खिलाई, लेकिन तीसरी रोटी काशवी से नहीं खाई गई। आदित्य ने भी अब रहने दिया और कहा, ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। ऊपर खड़े आदित्य के काका पुष्पेंद्र ये सब देख रहे थे और मन ही मन ये सब देखकर मुस्कुराती रहे थे। रॉकेट भी उनके बगल में खड़ा था और वह भी यह सब देखकर दंग था कि किस तरीके से उसके बॉस एक लड़की को डरा धमकाकर खाना खिला रहे हैं, वो भी अपने हाथों से। क्या वो एक अच्छे पति बनने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन सुबह तो इनको देखकर कुछ और ही लग रहा था। भगवान ही जाने क्या चलता है इनके मन में। उसने अपने मन में ये सारी बातें कही और ऊपर की ओर देखने लगा। पुष्पेंद्र ने जब उसकी ओर देखा तो समझ गए कि इस वक्त रॉकेट क्या सोच रहा है। पुष्पेंद्र ने रॉकेट से कहा, वक्त के साथ सब बदलता है रॉकेट, हमारा आयरन मैन भी बदल रहा है। अब ऊपर वाले को मत देखो, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद नीचे वाले की ही जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने ये बात नीचे काशवी की ओर देखकर कहा। रॉकेट उनकी बात समझ गया और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। आदित्य अपने कमरे में जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है और मन में सोचता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बचपन से लेकर आज तक क्यों मुझे कोई चीज आसानी से नहीं मिल सकती? क्यों हर बार मुझे लड़ना पड़ता है? और कब तक लड़ूंगा मैं? और क्या सब कम थे जो ये लड़की भी आ गई लड़ने के लिए? कितनी जिद्दी है, मेरे मना करने के बावजूद भाग गई। मानना पड़ेगा मेरे खिलाफ चली गई, जो कि बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन अभी मुझे अपने काम पर फोकस करना है और उस डीएसपी को और अवेयर होने को कहना है। आदित्य यही सब सोचते सोचते सो जाता है। 2 दिन बीत गए थे। रिहान भी अब चलने फिरने लगा था और आदित्य ने उसके ऊपर से सारे चार्जेस भी हटवा दिए थे।
आशी रेहान के कमरे में जाती है उसका हाल चाल पूछने। रेहान और आशी बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे से आदित्य भी कमरे में आता है। आदित्य जैसे ही रेहान के कमरे में आया, आशी ने रेहान से कहा, अच्छा भाई मैं चलती हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। आदित्य समझ गया था कि आशी कमरे से उसकी वजह से जा रही है। रेहान ने कहा, अरे बैठ ना, अपने कमरे में जाकर फोन ही चलाई गई, इससे अच्छा अपने भाइयों के साथ बैठकर बात कर। आशी ने कहा, नहीं भैया, मेरे लिए भी यहाँ रुकना थोड़ा मुश्किल है। रेहान को भी समझ में आया कि आशी की बात करने के तरीके में कुछ कड़वाहट है। आशी आदित्य की ओर देख भी नहीं रही थी। रेहान ने इस बात को नोटिस किया और कहा, आशी तेरी क्या भैया से लड़ाई हुई है? तू तो भाई की ओर देख ही नहीं रही है। आदित्य ने कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और अगर मेरी बहन मुझसे गुस्सा होगी तो मैं उसे मना लूंगा, मैं उसे ज्यादा देर तक गुस्सा थोड़ी नहीं रहने दूंगा। आशी वहां से चली गई। रेहान ने आदित्य से पूछा, भाई क्या हुआ है? ये आशी आपसे गुस्सा क्यों है? आदित्य ने कहा, काशवी उसकी फ्रेंड है, मेरा काशवी से इस तरीके से शादी करना उसे गलत लगता है, इसीलिए वो मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। रेहान ने कहा, भाई नाराज तो मैं भी हूं आपसे कि आपने उस लड़की से शादी की, लेकिन क्यों भाई? मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। आदित्य ने कहा, मैंने ऋषभ से बदला लेने के लिए काशवी शादी की है। रेहान ने कहा, भाई बदला तो किसी और तरीके से भी लिया जा सकता था ना, उसके लिए आपको उस लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? और माना कि आप नहीं शादी बदले के लिए किए, तो अब बदला तो पूरा हो गया ना भाई, उसकी शादी टूट गई और 4 दिन से वो हमारे घर पर है। अब आप उसे उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देते? रेहान, मैं यहाँ तुझसे बात करने आया हूँ ना कि किसी और के बारे में, इसीलिए अब दूसरी कोई बात नहीं करेगा। तू ये बता, अब तो तुम ठीक हो गया है, अपना काम संभाल, मेरे पास तेरे लिए एक काम है, उसे करना है तुझे और रॉकेट को मिलकर, समझ में आ रहा है? 2 दिन बाद मैं तुझे उस काम की डिटेल्स बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ। काशवी रूम से बाहर आती है। हॉल में उसने रॉकेट को खड़े हुए देखा। वो रॉकेट के पास गई और उसने उससे पूछा, वो आपके बॉस कहाँ है? रॉकेट ने कहा, वो अपने रूम में होंगे या तो ब्लैक रूम में होंगे। काशवी ने हैरानी से कहा, ब्लैक रूम? रॉकेट ने कहा, हम ब्लैक रूम बॉस अक्सर और ज्यादातर नहीं रहते हैं, वो ब्लैक रूम से ही अपने सारे काम करते हैं। काशवी ने सोचा कि वो आशी कमरे में जाए। वो आशी के कमरे बाहर पहुंची तो उसे आशी के कमरे से आदित्य की आवाज आ रही थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसे इन दोनों की बातें सुनाई दे रही थी। आदित्य आशी से कह रहा था, तू इतनी गुस्सा है मुझसे, अपने भाई की शक्ल भी नहीं देख रही है। आशी ने कहा, भाई अपने काम ही ऐसा किया है। आदित्य उसके पैरों के पास बैठ गया और कहा, तू जानती है ना, जब तू ज्यादा देर गुस्सा होती है तो मुझसे रहा नहीं जाता, और मैं हर तरीके से तुझे मनाने की कोशिश करता हूँ, जब तक तू मान नहीं जाती। बचपन में भी तो ऐसे ही करती थी, लेकिन जहां मैंने तेरी फेवरेट चीज तुझे लाकर दे दिया तो तू मान जाती थी। तू बोलना, तेरी माफी के लिए मुझे क्या करना होगा? आशी ने कहा, भाई आपको माफी मुझसे नहीं काशवी से मांगी चाहिए। आपने जो भी बुरा किया है उसका किया है, उसके साथ किया है। जिस दिन वो आपको माफ कर दे कि मैं भी आपको माफ कर दूंगी। बात मेरी नहीं है कि आपने मेरे मन की, और मैं मान गई, यह बात काशवी की है। काशवी में भी दोनों भाई बहन को जाकर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, वहां से चली गई। कुछ देर बाद काशवी अपने कमरे में बैठकर बोर हो रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर घर में इधर उधर घूमने लगी। तभी उससे जीने देखते जो बेसमेंट की ओर जाते हैं। काशवी ने मन में कहा, ये क्या है, यहाँ पर क्या है? काशवी नीचे गई। जीने से उतरते ही एक दरवाजा था। काशवी ने उस दरवाजे को खोला तो एक कमरा था जिसमें हल्की रोशनी था और कमरा बिल्कुल ब्लैक था। काशवी कमरे के अंदर जाती है, लेकिन उसे अंदर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कम रोशनी की वजह से, और कमरे की दीवारों का पेंट भी ब्लैक था, इस वजह से रूम और डार्क था। लेकिन काशवी ने जब ध्यान देखकर देखा तो कमरे में उसे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दीवार पर चिपके हुए मिले। वो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आगे बढ़ी तो अंधेरे में वो किसी चीज से टकरा गई। उसने देखा तो और टेबल थी जिसमें अलग अलग किस्म की बंदूकें रखी थी। काशवी ये सब देखकर तो और ही डर गई, लेकिन जब वो आगे बढ़कर न्यूज़पेपर देखती है तो कहीं पर मर्डर की न्यूज़ थी, कहीं पर आग लगने की। फिर उसने जब वो सब पढ़ा तो एक न्यूज़पेपर में एक छोटा सा बच्चा था जो एक पुलिस वाले के बगल में खड़ा था। काशवी ने अपना सर न्यूज़पेपर के पास करके देखा तो वो न्यूज़पेपर देखकर हैरान रह गई। उस न्यूज़पेपर में उस बच्चे के साथ जो खड़ा था, उसको देखकर काशवी हैरान रह गई। काशवी ने मन में कहा, ये तो वही है डीसीपी रुद्र वाधवा जो उस दिन मिले थे।
काशवी ने जब न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था 14 वर्षीय एक बालक ने की 4 लोगों की हत्या। इससे पूछने पर इसका नाम आदित्य प्रताप सिंह बताया गया। काशवी ने जैसे ही पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह पढ़कर वो 2 कदम पीछे हुई। वह जैसे ही पीछे भी तो वह किसी से टकरा गई। उसने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो वहां पर आदित्य खड़ा था, लेकिन आदित्य के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आदित्य ने जब काशवी को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और पसीने से लथपथ थी। आदित्य ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? काशवी के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने अटकती हुए कहा, आपने 14 साल की उम्र में किसी का कत्ल किया था। आदित्य ने कहा, किया था? उसमें कौन सी बड़ी बात है? कत्ल करने की कोई उम्र थोड़ी नहीं होती है। कानून ने इसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया है। उसने ये बात इतने शांत तरीके से कहा, काशवी तो हैरान ही रह गई। आपने 4 लोगों को जान से मार दिया और आप कहते आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी नजरों में किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है ना? हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? अब 14 साल की उम्र से ही ऐसे एक कातिल? आदित्य ने कहा, जो हूँ जैसा हूँ बेबी, अब तुम्हारा हूँ, कातिल हूँ तो भी तुम्हारा हूँ और रक्षक हूँ तो भी तुम्हारा हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मरने वाला। भले मैं किसी और को मार दूं तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी को मार दो, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। हाँ, लेकिन अगर मेरे खिलाफ जाने की सोचा तो शायद मैं अपना प्लान चेंज कर दूं। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कब चले यहाँ से? बहुत जासूसी कर ली तुमने, आज का तुम्हारा जासूसी का कोटा होगा। आदित्य काशवी को काशवी के कमरे में लेकर गया और उससे कहा, देखो मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, इस घर में शांति से रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी शांति से बीतेगी। अपना दिमाग ज्यादा चलाने की कोशिश की या मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है कि तुम्हें बात समझ में आती नहीं है। 14 साल से लेकर मैं अब तक मैंने ना जाने कितने गलत काम किए होंगे, इसीलिए मुझे मत उकसाओ अपने साथ कुछ भी गलत करने के लिए। शांति से रहो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया और काशवी अभी भी डरी सहमी सी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। अगला दिन था। सुबह रॉकेट आदित्य के पास आया। रॉकेट ने बताया, भाई आपने जो काम बोला था वो हो गया है। और भाई एक बात और पता चली गया, वो काशवी जी आगे पढ़ना चाहती थी। पैसों की कमी होने की वजह से वो इस साल अपना एडमिशन ही नहीं पाए। आदित्य ने उससे पूछा कौन से कोर्स के लिए वो एडमिशन लेना चाहती थी। रॉकेट ने बताया, भाई वो एमबीए करना चाहती थी। उन्होंने कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी दिए थे, लेकिन कॉलेज की फीस इतनी हाई थी कि स्कॉलरशिप से भी बात नहीं बनी। और क्या पता चला? और भाई वो ऋषभ इस वक्त भी हमारे ऑफिस में ही काम कर रहा है, उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया। आदित्य ने कहा, बड़ा ही बेशर्म इंसान है, इतना कुछ होने के बाद भी उसने मेरा ऑफिस नहीं छोड़ा। और एक और बात है भाई, काशवी जी अपने घर का खर्च अपनी बेकरी की दुकान से चलाती थी, लेकिन जब से अपने उनसे शादी की है तब से उनकी दुकान बंद है। इस वजह से उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा सफर करना पड़ रहा है। और उनके पापा वो कल बंसल कॉरपोरेशन गए थे, उनसे काम मांगने के लिए भी गए थे और उनको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली है। आदित्य ने पूछा, और कुछ? रॉकेट ने कहा, नहीं भाई बस इतना ही है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। रॉकेट के जाने के बाद आदित्य ने किसी को कॉल लगाई और उनसे कुछ कहा। उसके बाद अपना फोन रखकर कुछ सोचने लगा। आदित्य काशवी के कमरे में जाता है और उसे कहता है, चलो हमें कहीं चलना है। काशवी ने कहा, कहाँ? आदित्य ने कहा, मेरे ऑफिस। और कहाँ? काशवी हैरान होकर कहा, लेकिन मैं आपके साथ आपके ऑफिस में क्या करूंगी? आदित्य ने तेई मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, अब चलो यहाँ से। उसने कहा और काशवी का हाथ पकड़कर नीचे ले जाकर उसे कार में बिठा दिया। कुछ देर बाद आदित्य अपने ऑफिस के बाहर था। आदित्य काशवी को लेकर ऑफिस के अंदर जाता है। आदित्य काशवी को ले जाकर ऑफिस के सेंटर में खड़े हो जाता है और अपने एक एम्प्लॉय से कहता है, ऑफिस के सभी टॉप लेवल और मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजर से कहो कि सब अभी के अभी यहाँ पर आए। कुछ देर में ऑफिस के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। आदित्य ने चारों नजर कर कर देखा, जिसको वो देखना चाहता था वो से दिख गया, ऋषभ, जो वहीं पर भीड़ में खड़ा था। आदित्य उसको देखकर मन में ही मुस्कुराया और फिर वो कहता है, अटेंशन एवरीवन, मुझे आप सबको एक खुशखबरी देनी है, यही कि मैंने शादी कर ली है। मीट माई वाइफ मिसेज काशवी प्रताप सिंह। काशवी ने अभी भी अपनी नजर नीचे की हुई थी, इतनी भीड़ फेस करने की इसकी आदत नहीं थी। आदित्य ने काशवी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और धीरे से उसके कान में कहा, अरे नर्वस होने की क्या जरूरत है, नजरें तो उठाओ। लेकिन काशवी ने फिर भी नजरें नहीं उठाकर किसी को देखा। सबने उनको कांग्रेचुलेशन कहा। आदित्य ने जब देखा कि ऋषभ की नजर काशवी पर है
आदित्य ने काशवी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, चलो मेरे केबिन में चलते हैं। आदित्य एक पियून से केबिन में कहा, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। काशवी जैसे ही मुड़ी और उसने नजरें उठाकर देखी तो उससे सामने ऋषभ खड़ा मिला। काशवी की नजरें उससे मिली तो उसकी आंखें गीली हो गई। आदित्य ने जब देखा कि कैसे ऋषभ को देखकर काशवी का बिहेवियर चेंज हो गया तो उसने काशवी की कमर पर तेज पकड़ बनाई और दांत पीसते हुए उससे कहा, चलो यहाँ से। फिर वो काशवी को केबिन में ले गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।